डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है, ये इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स कहलाते हैं, या इसको सिलेक्टर बॉक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर में रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करता है अपन अलग अलग सेक्शन एंड डिस्चार्ज। ये 3 पाइप का मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन इससे 2 पाइप भी होते हैं जिसमें सिर्फ सेक्शन और डिस्चार्ज ही होते हैं। इसके अंदर में एक सेक्शन एक डिस्चार्ज, एक सेक्शन एक डिस्चार्ज, इस तरीके के होते हैं। ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। 3 यूनिट के लिए है तो एक 3 सेक्शन हो जाएगी, 3 डिस्चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो है वो रहता है। अब हमारे यहाँ पे पता, जैसे इंडिया के अंदर में हम जो यूज करते हैं, उनके अंदर में ऑलमोस्ट हम वाई ब्रांच के माध्यम से ही पूरा पाइपिंग वगैरह करते हैं। कहीं पे हेडर लगा के, हेडर के माध्यम से भी हम डिस्ट्रीब्यूटर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो जितने भी जो 6 कंट्रीज हैं या आयरलैंड वगैरह हैं, जहाँ पे विलास होते हैं, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होते हैं, जहाँ पे 5 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, वहां पे इस तरीके की चीजें लगती है, या कोई ऑफिसेज है वहां पे इस तरीके की चीजें लगती है। तो इनमें, और ये हर कंपनियां यूज करती है, इतना और बता रहा हूँ। डेक्कन यूज करती है, एलजी यूज करती है, सैमसंग यूज करती है, हर कंपनियां यूज करती है। इसको लगाना बिल्कुल इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको लगाने के लिए हमारे को सेम वही प्रोसेस है, जैसे इंडोर यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मेजरमेंट लेते हैं ना, वैसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर जो हमारे इसके अंदर में जो होल रहते हैं हैंग करने के लिए, कॉर्नर टू कॉर्नर होल लेके जहां पे इसका जो लोकेशन हमारी ड्राइंग में बताया गया है, उस लोकेशन के ऊपर में इसको हैंग कर दिया जाता है, वही नट फास्टनर वगैरह बोल्ट लगा के। और जो आउटडोर से पाइपिंग आती है वो इसमें कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद के अंदर में हमको इसमें जो है, जितने इंडोर यूनिट को हमको अपना रेफ्रिजरेंट पाइपिंग देना है कैपेसिटी के हिसाब से, इसमें एक बात है कि कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर में आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे वाई ब्रांच में क्या होता है, हमने 3/8 सेलेक्ट कर लिया, 1/4 सेलेक्ट कर लिया, हाफ सेलेक्ट कर लिया, ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं हम, है ना। लेकिन इसमें वो जी सर। ऑप्शन, इसमें आपको वो ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ सिमिलर देखने के लिए मिलेगा। अगर 5/8 है और 3/8 है तो 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम हमारी मर्जी से हम जो है उसके अंदर में कनेक्ट करेंगे कि नहीं ये इंडोर कैपेसिटी का ज्यादा है तो इसमें ये, उसमें सेम इक्वल कैपेसिटी के इंडोर यूनिट होंगे। ये डिफरेंस मेन है इसके अंदर में। वाई ब्रांच में क्या होता ओके। है कि हम हमारी मर्जी के हिसाब से, अगर ज्यादा कैपेसिटी का है तो इंडोर यूनिट के उस हिसाब से हम सेक्शन डिस्चार्ज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, सिमिलर जितने भी इंडोर होंगे वो सिमिलर कैपेसिटी के होंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे वेल्डिंग होगा, स्विचिंग होगा, डायरेक्ट वेल्ड होगा पाइप, या फ्लेयरिंग होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसके अंदर में यहाँ पे जो, जैसे इस बॉक्स के अंदर में बताया गया है कि यहाँ आपको दिखने में तो फ्लेयरिंग नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, है ना। फ्लेयरिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ फ्लेयरिंग होता है। इस तरीके का फ्लेयरिंग होता है। आपको क्या करना है, जो इंडोर से ओके। पाइपिंग आ रहा है उसमें फ्लेयरिंग बनाना पड़ता है। दोनों तरफ का फ्लेयरिंग, एक तरफ, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, अभी आपने देखा है इस पिक्चर के अंदर में कि दोनों तरफ के अंदर में सेक्शन डिस्चार्ज है, 2 ऊपर और चार चार 2 यूनिट के लिए, 4 यूनिट के लिए नीचे यहाँ पे। हाँ जी बोलिए, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? लोकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें? सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये वाई ब्रांच के जैसे ही काम करता है या फिर इनका और कुछ फंक्शन होता है काम करने का, डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स का? नहीं, ये वाई ब्रांच के जैसे काम नहीं करता है। वाई ब्रांच के जैसे काम नहीं करता है। वाई ब्रांच जस्ट लाइक ए रेफ्रिजरेंट पाइप और फ्लो को डिवाइड करने वाली एक ब्रांच है, ना कि कोई ऑपरेटिंग जी सर। सिस्टम होता उसमें। वो एक सिर्फ मैकेनिकल अच्छा। पार्ट भी नहीं बोल सकते उसको, ये उसको सिर्फ एक डिवाइड करने वाली एक रेफ्रिजरेंट लाइन बोल सकते हैं वाई ब्रांच को। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से। यहाँ पे पूरा जो है, इसके अंदर में जितने भी जो इंडोर यूनिट्स होते हैं उनकी वायरिंग इनके साथ में कनेक्ट रहती है। जैसे वायरिंग हमारी वहां से जो ट्रांसमिशन वायरिंग होती है ना, कम्युनिकेशन वायरिंग जिसको बोलते हैं, थर्मोस्टेट जी वायरिंग सर। तो इंडोर के यूनिट के साथ कनेक्ट रहती है, लेकिन ट्रांसमिशन वायरिंग पूरी सिस्टम के साथ कनेक्ट रहती है। तो ट्रांसमिशन वायरिंग का जो है यहाँ पे, वो हर एक वायर यहाँ पे आके कनेक्ट होगा हर एक यूनिट का। इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर में जितने भी जो अलग अलग यूनिट है, उनमें हम अगर यूज करना चाहते हैं एयर कंडीशनर सिस्टम, तो वहां से वो क्या करेगा, जैसे ही हम सिस्टम को, थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे,
कूलिंग मोड पे चलाएंगे या हीटिंग मोड पे चलाएंगे, तो वहां से ये क्या करेगा कि इसके अंदर में क्या है, एक्सपेंशन वाल है, सोलेनोइड वाल है, फोर वे वाल है, ठीक है। तीन है इसके अंदर में, क्या क्या है, एक्सपेंशन वाल, फोर वे वाल, हाँ, और सोलेनोइड वाल। तो फोर वे वाल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। फोर वे वाल का मतलब ये होता है रेफ्रिजरेंट लाइन को जिधर भी कमांड मिलेगा उधर डिवाइड करना, ठीक है ना। सोलेनोइड वाल का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और एक्सपेंशन वाल का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कूलिंग रेफ कैपेसिटी के हिसाब से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को अप एंड डाउन करना, ठीक है। जी सर। तो ये चीजें इसके अंदर के अंदर में रहती है। अब हमारे को क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वायरिंग करना होता है, बहुत सिंपल वायरिंग है, जैसे हम F1 F2 करते हैं, U1, कोई भी वायरिंग हो किसी भी तरीके की, और हमने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ कम्युनिकेशन वायरिंग जिस कंपनी की है उस हिसाब से कर देनी है। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट पाइपिंग की फ्लेयरिंग बना के इसमें लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर में फ्लेयर बनाते समय, क्योंकि इसमें लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और लीकेजेस होने के बाद में इसमें रिपेयरिंग की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि ये तो अंडर स्लिंग में चला जाता है। अब उसके बाद के अंदर में कहीं मानो वायलर लीकेज रह गया तो फिर इसको फॉल्ट फाइंडिंग करने में बहुत समस्या होती है। तो इस दरमियान क्या हमको ये सावधानी होना चाहिए, एक तो फ्लेयर हमारा कंप्लीटली प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अगर हम टेफलॉन यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी फ्लेयर इतना अच्छा होना चाहिए कि वंस टाइम काम होना चाहिए। अगर कहीं से भी 0 पॉइंट भी अगर पीएसआई इसके अंदर में रहता है और लीकेजेस में रहता है, तो 6 महीने बाद में, साल भर बाद में ये समस्या हमको टॉपअप की आने लग जाएगी फिर बात के अंदर में। तो ऐसा इसके अंदर में नहीं करना है। हमको स्टार्टिंग फेज पे ही जब हम इसमें प्रेशर डाल के होल्ड करके चेक करते हैं तो लगभग लगभग इसके अंदर में 30-35 बार हमको होल्ड करके रखना चाहिए, लगभग 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसके अंदर में रखना चाहिए, तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर में कोई दिक्कत वाला सिस्टम नहीं है। उसके बाद इनके फ्लेयर पे हमको इंसुलेशन करना चाहिए, चाहे वो इंडोर के इंसुलेशन हो, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स के इंसुलेशन हो। तब हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा, तब जाके हमको आगे बढ़ना, एग्जैक्ट लोकेशन पे ही ये लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। ये हमारा मैप के अंदर में रहता है कि हमारी मैप जो है उसके अंदर में रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स कहाँ लगने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आया कि दो पाइप एक तरफ से आ रहे हैं, दो पाइप एक तरफ से जा रहे हैं ऊपर की साइड में, जी सर। उनका क्या रोल है, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से आगे और जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, अगर मान लो हमारी सिस्टम की मशीन 16 HP की है, ठीक है। अब 16 HP की है तो हमारे जो इंडोर यूनिट्स हैं या फिर हमारे क्वांटिटी, जो हमारे इंडोर यूनिट अगर ज्यादा है, तो इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, हो सकता है 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या है कि एक तरफ से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है ना, वो आगे वाले डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में भी जाएगा। ये किस चक्कर से आगे वाले जब डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में जाएगा तो उसके अंतर्गत में क्या होगा कि यहाँ से जो फ्लो, जो मैंने फोर वे वाल बोला है, मैंने जो फोर वे वाल बोला है आपको, वो फोर वे वाल से क्या है, रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट आगे जाएगा। अब जितनी रिक्वायरमेंट इधर के यूनिट को है, वहां से यहाँ से फोर वे वाल से उन यूनिट्स को जो है वो रेफ्रिजरेंट सप्लाई मिल जाएगी। और बाकी भी जैसे वाइब्रेंट से जो फ्लो जाता है ना, उसके हिसाब से फ्लो आगे भी जाएगा, आगे के डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स को भी जाएगा, और वहां से भी रेफ्रिजरेंट जो है डिवाइड होगी इसके अंतर्गत में। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स हो गया। इसके अंदर में मैं आपको और बताता हूँ। अब हमारे को इसके अंदर में अगर कहीं पे भी अगर हम काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इस तरीके का जो अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें आपको अंदर करना कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ फ्लेयरिंग करना है, इंडोर की पाइपिंग करना है। अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स में ना के बराबर चीजें खराब होती है, ये होता है तो ये रेफ्रिजरेंट लीकेज का ही मामला होता है इसके अंदर में। अपने को सिर्फ वायरिंग करनी है, और वायरिंग सिंपल, एक तो पावर सप्लाई वायरिंग हो गया, पावर सप्लाई वायरिंग के साथ में इंडोर से मिलने वाली कम्युनिकेशन वायरिंग हो गया, वो इसके साथ में कनेक्ट करनी है बस, और कुछ इसके साथ में नहीं करना है। अब हमारे जो दूसरे यूनिट होते हैं, जो हीट हीट रिकवरी सिस्टम होते हैं,
उसके अंदर में जो लगने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स होते हैं और एक नॉर्मल जो ओनली कूल मूड पे चलने वाले होते हैं या हीट मूड पे चलने वाले होते हैं, उनमें और हीट एंड कूल में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में बात कर लेता है ना। तो उसमें और इसमें क्या सिंपली अंतर रहता है कि जो सिंपल हमारे कूल मूड के चलने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है, जैसे सेशल्स है, मॉरिशस है, या मालदीव्स है, इधर थाईलैंड वगैरह, इधर जितने भी जो समुद्र में टापुओं पे जो विला बने हैं ना, 5 BH 4 BH वाले, 3 BH वाले, वहां पे जो वीआरवी लगे हुए हैं ना, सब में डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगे हुए हैं, सब में। कहीं कहीं पे देखने अच्छा। के लिए, कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने इडेन आइलैंड, प्रेसनिस आइलैंड पे काम किया, जहाँ पे 100 विलास पे हमने एलजी के सिस्टम लगाए हैं। तो वहां पे हमने टोटली डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स वगैरह लगाए थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाले जो सिस्टम है जिसमें 3 पाइप सिस्टम होता है, उसके अंदर में क्या होता है कि एक होता है हाई प्रेशर गैस वाला, एक होता है लिक्विड पाइप वाला, एक होता है लो प्रेशर वाला। ये तीन आपको देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर में, है ना। तो अब इन तीनों के अंदर में आपको, जब एक आउटडोर यूनिट से एक समय में एक ही कंप्रेसर पंपिंग करके कंप्रेस कर रहा है, उसी से ही सारा, चाहे उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मान लो अगर उसकी कैपेसिटी, ये मान के चलिए कि अगर उसकी कैपेसिटी है, छोटा तो होगा नहीं, बड़े प्रोजेक्ट पे अगर हम, या तो रेजिडेंशियल पे अगर हम ये यूज कर रहे हैं, तो 8 HP का, 10 HP का, ऐसे कुछ होएगा, या फिर 50 HP का होएगा। कैपेसिटी तो कुछ भी बढ़ा सकते हैं हम, कैपेसिटी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 60 HP कितना भी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सबका मिलके एक एक सेक्शन डिस्चार्ज हो जाता है अपना, 11वीं अरब में आपको भी पता है, इसमें एक सेक्शन और डिस्चार्ज हो जाता है। जब लास्ट के अंदर में यहाँ से सिस्टम से निकल के हम सब सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई के अंदर में ये सबसे पहले ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में अगर पाइपिंग जा रही है, तो हीट रिकवरी सिस्टम में एक ही समय में एक एरिया के अंदर में हमको कूलिंग चाहिए तो कूलिंग मिलेगा, हीटिंग चाहिए तो हीटिंग मिलेगा। अब हीटिंग के अंदर में क्या आपको केवल हीट हवाई चाहिए केवल एसी से, जो जैसे हम सर्दियों में गर्म हवा चाहिए या गर्मियों में ठंडी हवा चाहिए, क्या ये केवल ठंडी हवा ही देता है या गर्म हवा देता है? हीट, क्या ये हीट एंड कूल का क्या मतलब है? इसमें जो हीट रिकवरी सिस्टम है उसमें ये मतलब होता है कि जितने भी हीटिंग सिस्टम जो हम हमारे रेजिडेंशियल कॉमर्शियल पर्पस हम यूज करते हैं, उन सब के अंदर में इस हीट को हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा वास्पिरेशन हो, चाहे वो हमारा स्ट्रीम हो, चाहे वो हमारे कुकिंग ओवंस हो, चाहे किसी भी तरीके के हमारे प्रोडक्ट हो जो हीटिंग से चलने वाले हो, जिनसे हमको हीट ऑब्जर्व करना है, उसके लिए इस सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी बड़े 5 स्टार रैंक के बड़े होटल्स होते हैं जहाँ हीट रिकवरी सिस्टम लगते हैं ना, तो वहां पे इन चीजों का यूज होता है। वहां से अलग से बॉयलर सिस्टम बिठाने की जरूरत नहीं होती है, ना हीट एक्सचेंजर बिठाने की जरूरत होती है, सीधा ही सारा काम एक ही सिस्टम से सारे काम हो जाते हैं। अब इसके अंदर में ये ऑपरेशन जो होता है, इसके अंदर में वो ऑपरेशन कैसे होता है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। बात ऐसे नहीं है, देखो यहाँ हीट रिकवरी सिस्टम के आउटडोर यूनिट के प्रोसेसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मैकेनिकल प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही 4 वे वाल होते हैं, सोलेनाइड वाल होते हैं, है ना। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इसके अंदर में। ये सारे मैकेनिकल पाइप हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्लो होता है ना, रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, अब वो फ्लो क्या करता है, जैसे ये जो रेड वाला आप हाई प्रेशर पाइप देख रहे हो ना, ये हाई प्रेशर पाइप कहाँ से आता है? कंप्रेसर ने जस्ट कंप्रेस किया है, इंस्टेंट कंप्रेस किया, तो कहाँ जाता है वो रेफ्रिजरेंट बाद में? कहाँ जाता है? कंडेंसर में जाता है। कंडीशन में। यहाँ पे वो कंडेंसर में नहीं जाके वो यहाँ आता है डायरेक्ट, हाई प्रेशर। अच्छा। हाँ। और यहाँ से मान लो हमारे 50 इंडोर यूनिट है, और 5 के अंदर में हमको सिर्फ हीटिंग चाहिए, या 5 यूनिट में या 20 यूनिट में, हाँ, या 20 इक्विपमेंट में हमको अगर हीटिंग चाहिए, तो वहां से रिटर्न होके वापस कहाँ कहाँ जाता है वो फिर? वो तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है ना, हम्म। तो वहां से जाके फिर कहाँ जाएगा वो? कंप्रेसर में तो जाएगा नहीं, है ना। कंप्रेसर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? यहाँ से फिर वो जाएगा सीधा जिनको कूलिंग की आवश्यकता है,
जिनको कूलिंग की आवश्यकता है ना, जो अच्छा। यूनिट ऐसे है जहाँ कूलिंग की आवश्यकता है, वहां पे वो डिस्चार्ज का काम करेगा। वो आएगा वापस सोने इस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में, उधर से घूम के वापस इधर ही आएगा वो, इधर से वापस ये कम यहाँ से सोलेनोइड वाल से चेंज होके फोर वे वाल से में आएगा। यहाँ से सोलेनोइड वाल जहाँ पे कूलिंग की आवश्यकता है उसको ओपन करेगा, और वहां से सीधा उन यूनिट्स में जाएगा जहाँ कूलिंग चाहिए, अच्छा। और वहां से रिटर्न वापस आएगा फिर वो इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में। और यहाँ से फिर वो वापस जो है ना सेक्शन के माध्यम से कंप्रेसर के अंदर में चल जाएगा। अब यहाँ पे तीन लाइनें हो गई हमारे पास में, एक लिक्विड हो गई, एक हाई प्रेशर हो गई, और एक लो प्रेशर लाइन हो गई। ये तीनों लाइनों का अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको समझे ना, तो लगभग 3 दिन लगेंगे इसको समझने के लिए, इसके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से समझने के लिए, जहाँ हम एक एक चीजों के अच्छा। बारे में समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। मैंने ऐसे आपको बताया है तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आपने ये यहाँ समझ में आया आपको? हाँ जी, आपको समझ में आया यहाँ पे? ये 3 लाइन है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये तीन हाँ लाइन है। तो हाँ। कॉम्प्रेसर में तो 2 ही लाइन निकलती है ना? हाँ जी, कॉम्प्रेसर में से तो 2 ही लाइन निकलती है ना? कंप्रेसर से दो ही लाइन निकलती है। अच्छा, और इधर आके 3 हो जाती है ऐसा? नहीं, देखो कोई भी कंप्रेसर रहेगा ना, कोई भी कंप्रेसर, एक सेकेंड, कोई भी कंप्रेसर वगैरह रहेगा ना, तो कंप्रेसर में क्या है वहां पे, कंप्रेसर के अंदर में क्या होता है, एक सेक्शन एक डिस्चार्ज होता है, चाहे वो कंप्रेसर फ्रिज का हो, चाहे वीआरवी वीआरएफ का हो, चाहे चिल्लर का हो, ठीक है ना, उससे ओके। कोई मतलब नहीं है, ठीक है ओके। ना। अब हमारा जो मैकेनिकल पार्ट्स क्या करता है, वहां पे जब सेक्शन कंप्रेसर ने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में उसको हाई प्रेशर लाइन से सिस्टम में भेजा। सिस्टम से मेरा मतलब क्या हो गया, जो मैकेनिकल डिवाइसेस है जो कंडेंसर में बेचती है, ऑयल सेपरेटर में बेचती है ना, वहां पे जो हीट एक्सचेंजर है उसमें बेचती है, और वहां से फिर वो मूव करती है जिधर भी जाना हो। तो वहां पे हमारे को यहाँ से डिवाइडेशन मिल जाता है, डिवाइडेशन मिल जाता है कि सिस्टम के अंदर में। अब एक बात बता रहा हूं मैं, मान लीजिए इस सिस्टम हीट रिकवरी सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन वहां पे तो हमको कूलिंग चाहिए, हीटिंग चाहिए ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए, एक बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो हम्म। तो उस दिशा के अंदर में क्या वो सिस्टम वही काम करेगा जो पहले काम करता था, उस तरीके से ही काम करेगा, या क्या करेगा, या उस टाइम पे कितना हीटिंग देगा, कितना हीटिंग नहीं देगा, कितना तो कंडेंसिंग कोयल के अंदर में हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जाएगा, और कितना जो है डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में या फिर रेफ्रिजरेंट लाइंस के अंदर में आएगा। तो ये सारा डिवाइड करता है सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कम्युनिकेशन वायरिंग होती है ना, वो सारा इसको सॉफ्टवेयर हम्म। इसको डिटेक्ट करता है। उसके हिसाब से सोलेनोइड वाल, फोर वे वाल इसको डिवाइड करते हैं कंडेंसिंग कॉइल के अंदर में और डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में। वहां से 3 पाइप निकलते हैं आउटडोर यूनिट से, वो 3 पाइप आते हैं सिस्टम में, पूरा मैकेनिकल ब्रांचेस वगैरह सारा पाइपिंग्स वगैरह इस तरीके का एक पूरा मैकेनिकल चीजें बनाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या है कि पूरा रेफ्रिजरेशन का जो फ्लो है ना, वो डिवाइड हो सके और अकॉर्डिंग टू सिस्टम के रिक्वायर्ड के हिसाब से ये जा सके। तो आउटडोर से 3 पाइप आएंगे, चाहे मास्टर यूनिट हो स्लेव यूनिट हो, उसके हिसाब से वो जुड़ के फिर एक पाइप आके डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स से जहां जहां होना है उसके हिसाब से वो डिवाइडेशन होगा। ऑलमोस्ट ऐसे प्रोजेक्ट कहाँ लगते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ना ऑलमोस्ट जो 5 स्टार रैंक के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो लगते हैं, होटल है, हॉस्पिटल्स है, रिफाइनरी वगैरह, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर में। रेजिडेंशियल में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अच्छा। बहुत कम यूज होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होते हैं। और जितने भी बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे इनका बहुत ज्यादा, यानी यूके में बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। अपने डेक्कन में काम करने वाले अपने यूके के पुराने स्टूडेंट हैं, वो लगाते हैं सिस्टम वगैरह उन्होंने, तो वो बताते रहते थे कि वहां पे 3 पाइप का भी चलता है, 4 पाइप का भी चलता है, कोई ओहो। दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से ये सिस्टम वगैरह काम करता है। अब ये सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर में, या हमारे हमारा स्टेट क्या है, हमारा जो इंडिया है उसका क्लाइमेट क्या है, देखो किसी भी कंट्री का काम है ना, क्लाइमेट जो हमारा एचपीसी का काम है ना, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और इंडिया का क्लाइमेट अलग है, ओके। दुबई का, कतर का, गल्फ कंट्रीज का क्लाइमेट अलग है, सबका क्लाइमेट अलग अलग है। तो क्लाइमेट के हिसाब से ही हमारे यूनिट्स वगैरह लगते हैं। अब हम अगर इस प्रोफेशन के अंदर में हैं तो हमको अगर काम करना है, तो हमको पता है कि इंडिया में तो गर्मी बहुत ज्यादा है चारों तरफ,
है ना। तो हमको तो कूलिंग वाले ही ज्यादा मिलेंगे, तो हम कूलिंग प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करेंगे। अगर हम जाएंगे कुछ ऐसे कंट्रीज में जैसे जहाँ पे एनी टाइम ही गर्मी रहती है, कुछ कंट्री ऐसे जहाँ आधी गर्मी रहती है आधी सर्दी, कुछ रहती है जहाँ सिर्फ सर्दी रहती है गर्मी होती ही नहीं है। तो जहाँ सर्दी होती है गर्मी नहीं होती है, क्या वहां पे भी वीआरएफ सिस्टम जो है वो लगते हैं क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे हीट पंप वगैरह लगते हैं जो -20 20 डिग्री भी, अगर -20 भी अगर आउटसाइड टेम्परेचर है ना, बर्फ गिर रही है कुछ भी गिर रहा है, उसके बावजूद भी वो हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं ना हमारे यहाँ 50 डिग्री 55 डिग्री पे, वैसे वहां पे -20 में भी काम करेंगे। तो उसमें कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन चीज क्या है कि क्लाइमेट के हिसाब से ये चीजें चलती है, लेकिन अगर हम इस फील्ड में हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, सिस्टम की समझ है, ये सब चीजें हमारे अंदर में होना चाहिए, इसलिए सीखना जरूरी है कि हम क्या चीजें सीख रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी चीजों को समझना तो हमको जरूरी है। वाई ब्रांच ओके वगैरह ओके। के, ये वाई ब्रांच वगैरह आप देख रहे हैं, वाई ब्रांच वगैरह कॉमनली क्या है, हमारे जितने भी जो वीआरवी वीआरएफ सिस्टम वगैरह होते हैं तो उसके अंदर में हम वाई ब्रांच वगैरह का अधिकतर उपयोग करते हैं। और वाई ब्रांच के अंदर में अगर सिंगल यूनिट भी रहता है, सिंगल यूनिट भी रहता है, तो सिंगल यूनिट के अंदर में भी हम वाई ब्रांच वगैरह जो है लगा लेते हैं। अगर 6 HP की मशीन है, 8 HP की है, 10 HP की है, तो वहां से भी हम जितने इंडोर यूनिट है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स वगैरह के बारे में? जी सर। पता चला। अब हम बात करेंगे इसके अंदर में मैप रीडिंग के बारे में, ठीक है ना। मैप रीडिंग का अच्छा। मतलब क्या होता है कि जहां से सिस्टम लगा है, आउटडोर यूनिट, वहां से लेके एंड ऑफ द इंडोर यूनिट, हमारे को कोई एक, देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या, अभी हम जो आप लोग काम करते होंगे, आप क्या देखते हैं, बिल्डिंग बनी बनाई है, तैयार पड़ी है बिल्डिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जाके सिर्फ सिस्टम लगाना है, इतना अभी तक का ना आपको ऐसे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिले होंगे, है ना, जहाँ पे हम्म। बिल्डिंग बन गया है, सिविल कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, और वहां जाके आपको सिस्टम लगाना है, तो आप इजी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, एज ए टेक्नीशियंस, एज ए, मतलब अपने अपने हिसाब से जैसा भी हो सकता है। लेकिन जहां पे बिल्डिंग बनी ना हो, जहां बिल्डिंग का स्लेब वर्क ही नहीं हुआ हो, जहां पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बने ही ना हो, और एज ए इंजीनियर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए बिजनेस ओनर अगर आपको काम करना है, तो आप वहां पे जब बिल्डिंग का अगर नींव रखा जा रहा है, वहां पे स्लेब वर्क किया जा रहा है, वहां पे ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट तैयार किए जा रहे हैं, उस टाइम पे आपका क्या काम है वहां पे, वीआरयू वीआरएफ सिस्टम अगर वहां पे लग रहे हैं, तो आपका काम क्या है वहां पे, आप वो कौन से काम है जो आपको करने हैं, अकॉर्डिंग टू मैप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्या। तो उसके बारे में अपन कल सीखेंगे, और कल उसके बारे के अंदर में बताएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग फेज से, स्लेब वर्क से। और मैं आपको ऐसा नहीं सर सिखाऊंगा कि आप, हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन है एक सर। हाँ जी बोलिए। सर ये वीआरएफ में अपन पाइपिंग के बैंड और ये हेडर की दूरी रखते हैं ना सर, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर? देखो ये सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और इसमें एग्जैक्टली पाइप की साइज पे डिपेंड करता है कि कितना क्या होना चाहिए, और वो एक हीट लोड के हिसाब से डिवाइड, जो हम जब सिस्टम डिजाइन करते हैं ना, हम किसी पे भी थोप नहीं सकते इसको। अगर हम थोपना चाहें ना कि ये यहाँ पे लग जाना चाहिए या इतनी डिस्टेंस में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगाओगे आप, तो वहां पे आपकी जो है लेंथ 10 मीटर भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है। तो वाइब्रांच से अगर कोई 5 मीटर जा रहा है, कोई 2 मीटर जा रहा है, डिस्टेंस वाइब्रांच का कितना होना चाहिए, ये सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड होना। एक आ रहा है 111 8 का पाइप, ठीक है, और एक है 5 8, आप बताओ कि उसके अंदर में जो प्रेशर, अंदर का जो फ्लो है, उसका जो प्रेशर है, उसमें अगर हम जबरदस्ती वाइब्रेंस तो नहीं डाल सकते ना, अगर हम बात करते कितनी लेंथ पे लगाना चाहिए तो, सही है ना। तो ये सारी चीजें डिजाइनिंग पे होती है, और हमारा काम नहीं है ये डिजाइन करने का काम, ये डिजाइन जो सिस्टम होता है वो होता है सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से, हीट लोड के हिसाब से, और उसके बाद में कौन से यूनिट कहाँ लगने हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम जो हमारे दिमाग की जो क्योरीज है ना कि कितने डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत में ये एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे, प्रोजेक्ट की कैपेसिटी पे, और सिस्टम के ऊपर में।
तो इसमें हम वो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर में। अगर कोई ये बोलता है कि इतने डिस्टेंस में तो लगता है 2 मीटर पे लगता है सब वाइब्रेंस, जैसा कोई बोल रहा है 2 मीटर पे लगता है, 1 मीटर पे लगता है, 5 मीटर पे लगता है, ये सत्य नहीं है। इस बात को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम की कैपेसिटी मान लो 60 HP की मशीन है, अब 60 HP की मशीनों की सेक्शन पाइप की डिस्चार्ज की उसने शक्ल देखा कभी? जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, नहीं देखा उसने कभी भी। वो देखेगा तो सोचेगा कि इतना मोटा पाइप होता है क्या? अगर 110 mm का पाइप है, 110 mm का रेफ्रिजरेंट पाइप कितना मोटा होता है आपको पता है? अगर अगर इतना ज्यादा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो जा रहा है पाइप के अंदर में, तो कितने मीटर पे जाके कहाँ कहाँ डिवाइडेड होने वाला है। एक यूनिट में एक जगह मशीन लग रही है, 2 टन का लग रहा है। बिल्डिंग में पाइप रेफ्रिजरेंट जा रहा है, वहां 1-2 टन का लग रहा है कि 1 टन का लग रहा है, और एक जगह जाके लग रहा है सीधा ये 7-8 टन का यूनिट, और एक जगह और बड़ा यूनिट लग रहा है, FC वगैरह लग रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कहाँ पे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो वो सारा एक इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के हिसाब से चलने वाला रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो हम हमारी तरफ से एग्जैक्टली कभी भी ये नहीं हो, कोई भी एग्जैक्टली बोलेगा तो वो रॉन्ग है। ठीक है। तो कल अपन मैप रीडिंग के बारे में इसमें बात करेंगे, जिसमें कि हम आगे किस तरीके से प्रोजेक्ट को स्टडी करके अपन सिस्टम पे काम कर सकते हैं, उस हिसाब से, है ना।